हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सभी घर पे ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज उसका एक लास्ट लेक्चर रहता है वेक्टर का। ठीक है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने वेक्टर एडिशन कर लिया, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर लिया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एक छोटा सा टॉपिक था वो करवा देंगे आज। ठीक है, आज एक वेक्टर का एक टॉपिक करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, क्या होता है ये रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो आज का टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। देखो, आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा था। ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन का बिल्कुल क्या है, अपोजिट टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, अपोजिट टू वेक्टर एडिशन किस तरह है, देखो वेक्टर एडिशन में आप क्या काम करते थे, आर वेक्टर जो होता था वो किसके बराबर होता था, ए प्लस में बी। रिजल्टेंट जो होता था वो ट्रायंगल लॉ में आपने देखा था ए प्लस बी। ठीक है, तो उसमें क्या था रिजल्टेंट वेक्टर में कि रिजल्टेंट वेक्टर में को किस तरह डिफाइन किया था हमने कि नहीं भी दो वेक्टरों का काम कोई एक वेक्टर अकेला कर दे। ठीक है, इसमें क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें चीज वही है सेम टू सेम। इस आर को आपको ब्रेक करना है अब दो पार्ट्स में। जैसे वहां पे ए और बी चलते थे तो आप रिजल्टेंट बना देते आर। जैसे देखो, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, यहां पे जब आप रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं तो ए प्लस बी होता है। ठीक है, अगर मैं इसी वेक्टरों को दो पार्ट में तोड़ दूं, ठीक है, जैसे आर वेक्टर था, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, ए और बी, तो आर के कंपोनेंट भी क्या है, ए और बी। बात वही है, लेकिन एक में हम क्या कर रहे थे, दो वेक्टरों का ऐड, और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर को तोड़ रहे हैं दो वेक्टरों में। ऐसा नहीं है दो वेक्टरों में तोड़ेंगे, बहुत सारे वेक्टरों में तोड़ सकते हैं। तो रेजोल्यूशन का मतलब समझ में आया, रेजोल्यूशन मतलब रिजोल्व करना, तोड़ना। ठीक है, स्प्लिट करना। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। ठीक है, अब बात ये आती है कि कितने कंपोनेंट में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। मतलब ये आर जो रिजल्टेंट है, ठीक है, इसको हम कितने कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक करने का मतलब ये है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। किसी भी एक वेक्टर को रिजोल्व करने के लिए आप कितने कंपोनेंट ले सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, कोई भी वेक्टर को तोड़ने के लिए कितने भी कंपोनेंट आप यूज कर सकते हैं। तो उसको मैंने क्या नाम दिया है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दूसरी बात, क्या रिजल्टेंट जिस वेक्टर को आप तोड़ रहे हैं, ठीक है, वो कंपोनेंट वेक्टर से हमेशा बड़ा रहेगा। मेरी बात दोबारा सुने कि जो कंपोनेंट आपने ब्रेक किए हैं, तो क्या कंपोनेंट वेक्टर्स हैं, कंपोनेंट जो भी है, जैसे ये ए और बी है, क्या ये ए और बी आर से हमेशा बड़े रहेंगे या छोटे रहेंगे। ठीक है, तो देखो ये एक डायग्राम में लेता हूं आपके पास। जैसे ये रिजल्टेंट था,
ए बी सी डी। इस डायग्राम में आप एक चीज देख के बताइए कि जो आर के कंपोनेंट हमने तोड़े हैं 1 2 3 4, उन कंपोनेंट में कोई ऐसा वेक्टर है जो आर से बड़ा है? बिल्कुल दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है ना। तो इसका मतलब आर जो बनेगा, ठीक है, कंपोनेंट जो वेक्टर बनेगा वो आर से क्या मिल सकता है आपको? बड़ा। एक कंडीशन से ही याद रख लेना, ठीक है। तो पहली चीज तो मैंने क्या बताई आपको? रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। मतलब क्या है कि नहीं भी वेक्टरों को ऐड करने का तरीका क्या है, ठीक है, वो उससे अपोजिट है रिजल्टेंट से। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? स्प्लिट, तोड़ना पड़ेगा वेक्टर को। तो एक वेक्टर को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन हम 2 पार्ट में ना तोड़ के कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं इसको? इनफाइनाइट पार्ट में। वो हमारी मर्जी, किस तरह चले, हम कैसे भी चल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी कंपोनेंट वेक्टर उस वेक्टर का, ठीक है, उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। जैसे इसमें हमने दिखाया कि ये जो आर का पार्ट है सारे ए बी सी डी, इसमें बी वेक्टर आर से भी बड़ा है। इसका मतलब यह है कि कंपोनेंट भी है ना, वो रिजल्टेंट से बड़ा हो सकता है, स्प्लिटिंग वेक्टर से बड़ा हो सकता है, ठीक है। 2 बातें समझ में आ गई। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इतना समझ में आया आपको? इसकी एक एप्लीकेशन करवाते हैं, 2 एप्लीकेशन करवाते हैं इसकी, ठीक है, उसको देखिए आप। देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट, वॉकिंग ऑफ ए मैन। देखो, वॉकिंग ऑफ ए मैन, वॉकिंग ऑफ मैन में क्या था? देखो, कोई भी जब भी हम चलते हैं तो देखो, चलते वक्त हमेशा अपने जो पैर होते हैं, ठीक है, हम उससे फोर्स लगा रहे होते हैं बैकवर्ड, ठीक है। मतलब क्या? देखो डायग्राम आगे दिखाता हूं आपको। ठीक है, मान लेते हैं अब आप आगे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो आप आगे की तरफ कुछ इस तरह चलिए, ठीक है। ये फोर्स आप लगाएंगे इस तरफ, दिस इज द फोर्स। किस तरफ? पीछे की तरफ, तभी आप आगे चल पाते हैं, ठीक है। मतलब पीछे की तरफ आप फोर्स लगाते हैं तो अभी आप आगे की तरफ चल पाते हैं। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स दोनों कैसे होते हैं? इक्वल और अपोजिट, ठीक है। फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों कैसे होंगे? इक्वल और अपोजिट, ठीक है। तो इसने इस कंपोनेंट के साथ एक एंगल बनाया थीटा, ठीक है। दिस इज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक एंगल क्या बना दिया? थीटा, ठीक है। तो रिजोल्व करने के 2 तरीके होते हैं कंपोनेंट को, ठीक है। कौन कौन से? एक तो अलोंग द लाइन, कैसा? अलोंग द लाइन, और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो 2 कंपोनेंट हमने ब्रेक किए, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट कौन कौन से ब्रेक होंगे? अलोंग द लाइन तो हमेशा क्या होता है? कोस थीटा, मीन्स जिस साइड थीटा हो ना, उस साइड कौन सा कंपोनेंट ब्रेक होगा? कोस थीटा। अपोजिट साइड कौन सा कंपोनेंट ब्रेक होगा? साइन थीटा, ठीक है। अब इन दोनों में काम क्या चल रहा है? देखो, जो आर साइन थीटा है, ठीक है, वो क्या काम कर रहा है? बैलेंस द वेट। किसको बैलेंस कर रहा है? वेट को, ठीक है। दूसरी बात, जो आर कोस थीटा है, ठीक है, वो क्या काम कर रहा है? वो हमें आगे की तरफ बढ़ा रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का है, ठीक है, अलोंग द लाइन है, ठीक है। तो वो हमें किसके लिए यूज है? आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो कि एक आदमी कब चलेगा? आर कोस थीटा जब ग्रेटर देन किससे होगा? फ्रिक्शन से।
मतलब अगर फ्रिक्शन इसे नहीं रोक पाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन का फोर्स कम रह जाएगा, तो आर कोस थीटा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हेल्प टू मूव वॉक। ठीक है, ये दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिख रहे हैं आपको साफ साफ, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चलाने के लिए हेल्पफुल है, वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस को ठीक करने के लिए हेल्पफुल है। इस तरह आदमी चल पाता है। ठीक है, तो ये हमने रिजोल्व कर दिए दो कंपोनेंट। ठीक है, अब इसकी एक अच्छी एप्लीकेशन करते हैं मैथमेटिकल सी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ओके। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, इट इज इजी टू पुल ए लॉन रोलर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लेते हैं। इट इज इजी टू पुल ए लॉन रोलर देन पुश इट। ठीक है, लॉन रोलर क्या होते हैं, जो आपने देखे होंगे काफी बार, जो माली वगैरह यूज करते हैं ना घास के लिए। ठीक है, उसको हम कहते थे लॉन रोलर। ठीक है, तो जो भी लॉन रोलर होते हैं उनको पुल करना आसान होता है, जबकि पुश करना मुश्किल होता है। मतलब खींचना आसान होता है, धकेलना मुश्किल होता है। ये भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे ही डिपेंड है। देखो इसमें क्या है, मैं दो चीजें लिखता हूं यहां पे। दिस इज पुलिंग एंड दिस इज पुशिंग। देखेंगे हम दोनों में किस में आसान पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक लॉन रोलर है, इस तरह का ऑब्जेक्ट है, इस तरह गोल ही होता है। ठीक है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, पुलिंग में ये एक लॉन रोलर है, उसको हम ऐसे खींचना चाहते हैं, तो इसको हम ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, डायग्राम समझ गए। ये एक लॉन रोलर है, इसको हम ऐसे खींच रहे हैं, ऊपर से खींचेंगे। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। भाई ये हॉरिजॉन्टल देखो, ये लॉन रोलर है, इसको हम ऐसे खींचेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ इसका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा, जिससे ये खींच के आएगा अपने पास, पुल होके आएगा। ठीक है, इसको आप मान लो आर मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो एफ मान लो, फोर्स से आप खींच रहे हैं, इसको एफ मान लो। आप पुल कर रहे हैं ना, पुल और पुश क्या होता है, फोर्स, तो फोर्स एफ मान लो। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा। अगर यहां से देखेंगे तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। और नीचे की तरफ क्या होगा इसका, रोलर का वेट, एम जी या डब्लू, एक ही बात है। ये डायग्राम समझ में आया। पहले केस में हमने क्या किया था कि इस लॉन रोलर को हम खींच रहे हैं ऐसे, तो ये अपनी इस तरफ खींचता हुआ आ रहा है। इसकी डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ। ठीक है, थीटा एंगल के साथ ही खींचता हुआ आ रहा है, तो थीटा वाली साइड, तो अभी हमने कंपोनेंट ब्रेक किए थे, तो थीटा वाली साइड क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, और अपोजिट साइड वर्टिकल साइड क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अर्थ जो है इस नीचे, ये इसको क्या बैलेंस करेगा, वेट को। तो यहां से देखो आप, हाँ, अगर मैं यहां से देखूं इफेक्टिव वेट, अगर मैं इफेक्टिव वेट की बात करूं, यहां देखो, तो W माइनस ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या है, एफ साइन थीटा। दिख रहा आपको साफ साफ, दिस इज W एंड दिस इज एफ साइन थीटा। ये कैसे हैं आपस में, इक्वल और अपोजिट। तो इफेक्टिव वेट कितना लिखा जाएगा, इफेक्टिव मतलब दोनों का घटा देंगे तो इफेक्टिव वेट अपने पास आ जाएगा। तो W माइनस कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा। इसमें और देखते हैं अब एक बार,
दिस इज रोलर, ठीक है, दिस इज एक्सिस। वही चीज हम अब की बार भी कर रहे हैं, ठीक है। अब की बार हम इसको धकेल रहे हैं आगे की तरफ, तो ये आगे की तरफ जा रहा है ऐसा, समझ गए इस बात को। इस बार हम क्या कर रहे थे, इसको खींच रहे थे, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे ही धकेल रहे हैं आगे की तरफ, ये फोर्स लगा रहे हैं इस पर, ठीक है। तो दिस इज फोर्स, ये फोर्स था, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया अब की बार, थीटा। समझ गए होगे इस चीजों को, डायग्राम को, ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा। अब की बार देखो आप, ये वाला कंपोनेंट दोबारा क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा। लेकिन अब की बार एफ साइन थीटा किस तरफ बढ़ेगा, देखो इसमें ऊपर था तो ऊपर की तरफ बना था, ठीक है। इसमें थीटा की साइड अपोजिट एंगल, एफ साइन थीटा कहां बढ़ेगा, ये। और वेट भी किस तरफ है इसका, नीचे की तरफ, ये डब्लू, ठीक है। तो इसमें हम इफेक्टिव वेट देखना चाहें, क्या हो जाएगा इफेक्टिव वेट इसमें, डब्लू प्लस में एफ साइन थीटा। क्यों, ऐसा क्यों हो जाएगा, तो आप ये डायग्राम साफ साफ देख सकते हैं। इसमें इक्वल और अपोजिट थे, एक नीचे की तरफ था, एक ऊपर की तरफ थे। इफेक्टिव वेट कैसा था, डब्लू माइनस एफ साइन थीटा। इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों के फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो डब्लू प्लस में एफ साइन थीटा। इफेक्टिव वेट किस में ज़्यादा है, तो हम आंसर देंगे इफेक्टिव वेट इसमें ज़्यादा है। तो इसमें फोर्स लगाने में ज़्यादा जोर पड़ेगा, वेट ज़्यादा होगा, समझ गए ना। इसमें इफेक्टिव वेट क्या है, कम है, तो इसमें पुल करने में आपको आसानी होगी, थोड़ा कम वेट लगेगा। तो हमारा प्रूफ भी यही था, क्वेश्चन भी यही था, इट इज़ ईजी टू पुल ए लॉन रोलर देन पुश इट। तो हम क्या कह सकते हैं कि पुलिंग में लॉन रोलर में जो इफेक्टिव वेट था वो कम था, ठीक है, और पुशिंग में क्या है, ज़्यादा है। समझ गए ना आप, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। बुक में मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से उतार लेना, उसके बाद लिख देना फ्रॉम डायग्राम वी कैन से दैट इट इज इजी टू पुल ए लॉन रोलर देन पुश इट। तो दिस इज रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। इतना काम शायद आप समझ गए होंगे। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें वेक्टर को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, किसी सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करके उसके बहुत सारे कंपोनेंट में हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दो कंपोनेंट में हमने तोड़ दिया, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर बार जैसे भी कोई भी रिजल्टेंट बनाएंगे तो उसको हम दो कंपोनेंट में हमें तोड़ना भी आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ओके, मिटा दे इसको, समझ में आ गया ये चीज़। उसके बाद इसमें एक छोटा सा काम और कर लेना आप, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या यूनिकनेस थ्योरम है, ठीक है। ये करनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, ठीक है। तो आपको बुक में मिल जाएगी, रेफरेंस बुकों में, ठीक है, यूनिकनेस थ्योरम। तो यूनिकनेस थ्योरम क्या होती है कि जो भी रिजल्टेंट है उसको आप दो कंपोनेंट में जब भी तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है एम ए प्लस में एन बी। ये स्टेटमेंट है यूनिकनेस थ्योरम की, आर इज इक्वल टू एम ए और एन बी, ठीक है। तो ये एक पेयर बनते हैं जिसमें एम एन के जो पेयर हैं उसमें आर ए बी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इसमें रेक्टेंगुलर ऑफ ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं आपको। बाकी आपका वेक्टर कंप्लीट सही हो गया है, ठीक है। ये दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको अब बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वैसे हम कर चुके हैं, ये किस तरह करते हैं, ठीक है। तो इनकी एक कंडीशन बता देते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप किसको कहेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको दे रखा हो आर वेक्टर इज इक्वल टू
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। कोई रिजल्टेंट आपको दे रखा हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किस तरह होते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की कंडीशन हमेशा ये मिलेगी आपको, हमेशा ए वेक्टर जो होगा वो बी के परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर जो होगा वो सी के परपेंडिकुलर मिलेगा, और सी वेक्टर जो होगा वो ए के परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की कंडीशन होती है, ठीक है। आप पढ़ लेते हैं, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी तीनों कंपोनेंट है वो हमेशा आपस में कैसे मिलेंगे आपको, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, इसमें देखिए इस डायग्राम में आप क्या कह सकते हैं कि ये ए बी सी आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, बताइए। इस डायग्राम में आप कह सकते हैं कि आर के ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो कई बोल देते हैं इसमें हाँ, लेकिन इसमें आपको देखो ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, ठीक है, और बी जो है वो सी के परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, लेकिन ए क्या सी के परपेंडिकुलर है? ए सी के कैसे है? पैरेलल है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट ए बी सी, ठीक है, इनका क्या नहीं है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है। इस बात को समझ गए आप, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और रेजोल्यूशन वेक्टर में एक छोटा सा डिफरेंस और सुन लो आप, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो उसका कंपोनेंट है वो कभी भी रिजल्टेंट से बड़ा नहीं हो सकता, समझ रहे हो मेरी बात को। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो उसका कंपोनेंट है वो कभी भी रिजल्टेंट से बड़ा नहीं हो सकता, जबकि रिजोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि उसका कंपोनेंट रिजल्टेंट से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। एक छोटी सी और देखते हैं हम लास्ट, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, ठीक है। देखो एडिशन ऑफ वेक्टर आप कर चुके थे, ये सब्ट्रैक्शन एक बार डायग्राम देख लो आप, बस इसका ज़्यादा यूज नहीं है। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, देखो वेक्टर एडिशन में आपने पढ़ा था आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में क्या था, बी वेक्टर, ठीक है। अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। एक्चुअल में ये सब्ट्रैक्शन हुआ या नहीं, दिख रहे हो आप, तो ए वेक्टर माइनस क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, ठीक है। डायग्राम में आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और काम सेम टू सेम वेक्टर एडिशन वाला ही है। देखो ये वेक्टर हमने मान लिया ए, ये वेक्टर हमने मान लिया बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा, ठीक है। दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट। ये था वेक्टर एडिशन में। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में देखो, देखो एडिशन में बी प्लस का था, सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, बी नेगेटिव करना है। नेगेटिव करने का मतलब बी की डायरेक्शन उसके अपोजिट लेनी है। देखो ये ऊपर था, इसको मैं नीचे लिखता हूं ऐसा। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस बी वेक्टर, और ये इसका क्या हो जाएगा, बताइए। और सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है, बस क्या करना है आपको, बी की जगह क्या करना है आपको, माइनस बी। बुक में आपको थोड़ा सा दे रखा होगा, उसको आप पढ़ लेना, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे से कभी भी पूछ लेना, ठीक है। बाकी इसमें यही है, ठीक है। अच्छा, तो वेक्टर ऑलमोस्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो हम देखेंगे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। फिजिकल वर्ल्ड मीन्स साइंस क्या होती है और फिजिक्स की हमें क्या ज़रूरत है, किन किन चीज़ों में ज़रूरत है, क्या क्या कंसेप्ट उसके काम आते हैं, तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ये, ठीक है। बेसिकली फिजिक्स के 4 डोमेन्स होते हैं जिनको हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। वो 4 डोमेन्स क्या क्या होते हैं,
जब हम आगे पढ़ेंगे तो उससे पहले ये देख लीजिए क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे क्वांटम फिजिक्स, तीसरा हम देखेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लिखना नहीं है किसी को ये, ठीक है, वैसे बता रहा हूं आपको। उसके बाद देखेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ फील्ड्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बात, ठीक है। मतलब इन चार चीज़ों के अंदर पूरी फिजिक्स है जो आज तक बनी है, जहाँ तक हम पढ़ पाए हैं वो केवल इन चार चीज़ों के अंदर है। क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी ऑफ फील्ड्स, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बताया था न्यूटन ने, ठीक है। ये हम पूरी 11th में पढ़ रहे होंगे, पूरी 11th में क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं हम, पूरी 11th में, ठीक है। उसके बाद क्वांटम फिजिक्स आती है, ठीक है, नील बोर ने, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स का कुछ पार्ट हम किस में पढ़ेंगे, +2 में। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दी थी, ठीक है। और ये जो आगे के पार्ट हैं ये सारे पार्ट हायर फिजिक्स के पार्ट हैं। तो फिजिक्स बहुत बड़ी है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ 11th में ये पूरा पार्ट पढ़ेंगे और कुछ पार्ट +2 में क्वांटम फिजिक्स का पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो सारे पार्ट हैं ये अपर क्लासेस के पार्ट है, स्पेशलाइजेशन के पार्ट है, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड में आपको बताएंगे कि फिजिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम साइंस का यूज करते हैं, कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, किस किस कंसेप्ट पे हम देखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर में अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी चीज़ आपके समझ में ना आए, कोई कंसेप्ट, कोई क्वेश्चन, जो भी आपको डाउट लगे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, ठीक है। आपको उसका आंसर मिलेगा। और कोई टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय।